नमस्कार दोस्तों, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के करियर टॉक इस सीरीज में मैं प्राध्यापक धीरज बुन्ने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी और पालकों को यहाँ पे मोटिवेशन मिले, उनके जीवन का दिशा दर्शन मिले, इस उद्देश्य से अलग अलग शहर के देश के नामी गिरामी हस्तियों से आपकी मुलाकात परिचय जो हम करवाते हैं। आज करियर टॉक के सीरीज में हमारे बीच मौजूद है प्रतिदिन अखबार के मुख्य संपादक, संस्थापक, संचालक, साथ ही द होटल प्राइम पार्क के संचालक, एक समाज सेवक और एक सफल उद्योजक नानक आहूजा जी। सबसे पहले सर, एप्टेड एजुटेक करियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आप एक सफल पत्रकार, एक सफल संपादक, एक सफल उद्योजक के तौर पे आपका सफर रहा है, तो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, उनको आपका सफर जानने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। तो आपने किस तरीके से आपके सफर की शुरुआत की और किस तरीके से इतनी बड़ी सफलता हासिल की? नमस्कार। और दरअसल मैं करियर शुरू करने से पहले लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी, क्या करें और क्या नहीं करें, इस तरीके का एक माहौल था। तब मैंने टीचरशिप से लेकर कुछ नौकरियां भी की, प्राइवेट जॉब किया और स्ट्रगल लंबा चलता रहा। एक मेरा हॉबी थी टीचिंग की, एक हॉबी थी जर्नलिज्म की। जनरली माँ बाप से अगर बात करो कि बेटे को क्या बनाओगे, तो बोलते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, पत्रकार बनाएंगे। ऐसा जनरली कोई माँ बाप हमारे ज़माने में तो नहीं सोचते थे, आजकल सोचते हैं। तो हमारे ज़माने में ये था कि खुद का शौक चाहिए, तब ट्रेनिंग वेनिंग भी नहीं होती थी। आजकल ये अपने ये सब पत्रकारिता प्रशिक्षण केंद्र वगैरह सब खुल गए हैं, उसके कोर्सेस आ गए हैं। तो उस जमाने में एक शौक था, इट वॉज 78-80। तब तक के तो नौकरियाँ चलती रही और एक प्रिंटिंग प्रेस मैंने यहीं पास में लगा लिया था और उसमें ट्रेडल मशीन थी, हैंड कंपोज जो होता है, वो मैं करता रहा। और वहीं मैंने साप्ताहिक महाराष्ट्र भूषण नाम से एक शुरू किया हिंदी। और उसके कुछ दिन बाद नवभारत अखबार के अंदर, नवभारत जो नागपुर से निकलता है, माहेश्वरी ग्रुप का, उसमें वैकेंसी निकली। तो मैंने अप्लाई किया और ज्वाइन हुआ वहाँ पे अमरावती जिला प्रतिनिधि के नाम से। फिर मुझे डिवीज़न का भी काम दिया गया। अमरावती एडिशन लॉन्च हुई 89 में, वो भी किया मैंने। एडिशन लॉन्च करके उन लोगों ने, मैनेजमेंट का डिसीजन ये हुआ कि अखबार अमरावती में हिंदी नहीं चल सकता, तो उन्होंने हिंदी अखबार नहीं चलेगा ये बोलकर अमरावती से अखबार बंद कर दिया 1 महीने के अंदर। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि यहाँ हिंदी अखबार चलेगा। तो मैंने फिर रिज़ाइन किया वहाँ से। मैनेजमेंट मेरे डिसीजन से खुश नहीं थी, उनका कहना था कि आप रिज़ाइन मत करो, आप ज्वाइन रखो, हमारे साथ रहिए। तो 89 में से लेकर तो 94 तक मैं उनके साथ जुड़ा था। 92 तक था, लेकिन फिर बाद में थोड़ा करता था, नहीं करता था। उन्होंने पर्याय व्यवस्था कर ली। 89 में ही मैंने जनमाध्यम नाम से जो मराठी अखबार है, वो पार्टनरशिप में शुरू किया। प्रदीप देशपांडे, मैं और प्रमोद वानखड़े, हम तीनों ने शुरू किया और वो सक्सेसफुली चल रहा था। और कुछ रीजंस के कारण फिर मैं प्रतिदिन में मैंने अपना अखबार 26 जनवरी 1994 को मैंने शुरू किया। तत्कालीन सांसद और बाद में जो राष्ट्रपति बनी प्रतिभाताई पाटिल, उनके हाथ से हर्षवर्धन देशमुख मंत्री थे, रामभाऊ मेघे, शरद तसरे वगैरह वगैरह, इस तरीके के सभी इनके
साथ में मैंने वसुधा ताई, इनके साथ, इनके हाथ से मैंने इसका विमोचन करवाया। अब है मराठी भाषी क्षेत्र ये अमरावती, और लेकिन हिंदी भाषा का प्रभाव है। आप गोंदिया से निकलिए तो यहाँ तक नागपुर तक तो हिंदी है। नागपुर से अमरावती तक के पार्शियली हिंदी और मराठी है। तो इसलिए हमने पहला मराठी अखबार शुरू किया। इसके बाद में आप जाएंगे, जैसे जैसे अकोला जाएंगे तो मराठी बढ़ती जाएगी, बुल्ढाना, खामगांव या उसके आगे चलिए तो मराठी का प्रभाव ज़्यादा है। मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ पे मराठी हिंदी अखबार कम चलेंगे, लेकिन अमरावती में चलेंगे ऐसा मेरा विश्वास था। इसलिए मैंने अमरावती में जनमाध्यम प्रतिदिन नाम से जो अखबार शुरू किया 26 जनवरी को। तब अंदाजा नहीं था कि कितनी दिक्कतें आएंगी। तब वो ऑफसेट पे मैंने शुरू किया। हैंड कंपोज का जमाना लगभग जा रहा था, और ऑफसेट मशीन पे उसकी प्रिंटिंग करना, कंप्यूटर्स वगैरह आ गए थे, लेकिन डिफिकल्ट था। एक तो मेरी जो फर्स्ट जनरेशन ये प्रोफेशन बिजनेस था, हमारे घर में किसी ने कभी पत्रकारिता किया नहीं, और रिस्क बड़ी थी। एक मन में विश्वास था कि मैं कर लूँगा, और रात रात भर जागना, दिन दिन भर मेहनत करना, चारों तरफ उसके लिए नेटवर्क बनाना, ये सब हम करते रहे। इसलिए मेरी फैमिली का मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, हम 4 भाई हैं, चारों ने मिलकर इसको अच्छे से डेवलप किया। मैं 94 में शुरू किया प्रतिदिन, और अभी 31वां साल चल रहा है। 31 साल में हम जो मुकाम पे हैं, पहले 4 पेज का अखबार था, फिर 6 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 12 का हुआ, कलर हुआ, फिर 16। कई बार मैंने 36 पेज और 54 पेज या इस तरीके का भी अखबार निकाला। और मराठी भाषी क्षेत्र में हिंदी अखबार चलाना, जहाँ नवभारत जैसी मैनेजमेंट नहीं चला पाई, और वहाँ पे अगर एक नया अखबार 1 रुपये की कीमत ब्लैक एंड वाइट से यहाँ तक पहुँचना 16 और 20 पेज तक, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट्स तब बनती है जब आप में बहुत जिद है, आप में काम करने का मादा है, कि आपको लगता है कि मुझे दिन रात एक करना पड़ेगा। और दिन रात एक किया हमने 24 घंटे राउंड द क्लॉक। अब ये है कि अब मैं उतना नहीं कर पाता एज के हिसाब से भी, और थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, लेकिन दिमाग 24 घंटे पत्रकारिता में चलता है। तो आप किसी भी व्यवसाय में रहें, चाहे पत्रकारिता रहे, चाहे कोई और रहे, चाहे बिजनेस रहे कपड़े का या कोई और, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, तो अगर आप में जिद है, अगर आप में मेहनत करने की और लगन के साथ में कहीं जिद से भिड़ने की अगर आप में क्षमता है, तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। आपकी सफलता के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रतिदिन, क्योंकि अखबार का व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें आपको 24 घंटे चलना चाहिए। रात को बाढ़ आ गई तो आप ये नहीं बोल सकते कि रात को बाढ़ आ गई, मैं सोया था, आपको सो ही नहीं सकते। अमरावती में एक ये हुआ था, बर्फबारी हुई थी, बर्फ गिरी थी, ओलावृष्टि हुई थी 96 में, 90 जो तारीख जो भी हुई। तो मुझे तेज बुखार था, और ऑलमोस्ट मैं कहीं बेहोशी वाली हालत में था, जाग रहा था, नहीं जाग रहा था। मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि ओलावृष्टि हो रही है, और अलग तरीके की ओलावृष्टि, आप यहाँ आइए। कोई MIDC से फ़ोन कर रहा, कोई दस्तूर नगर से कर रहा, कोई पटनेरा से कर रहा। मैं तो उठ नहीं पा रहा, मुझे बहुत तीव्र बुखार है। मैंने अपने घर के सब लोगों को बोला कि तुम जल्दी निकलो और अपने अपने कैमरा लो, और सभी अपने अपने स्कूटर्स पे, कार में, जैसे हो सकता है जाओ। नतीजा ये हुआ कि वो ऐतिहासिक अखबार, जिसमें अमरावती स्विट्जरलैंड दिख रहा है, वो अखबार का वो जो अंक है, वो बेहतरीन अंक है। जब्बार भाई
जो थे यहाँ पे नोन, तो उनकी हत्या हो गई थी। 40 दिन मैंने स्पेशल सप्लीमेंट निकाली। स्पेशल सप्लीमेंट एक व्यक्ति के लिए, पर लोगों का इंटरेस्ट है, तो लोगों का इंटरेस्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ लोग क्यों खरीदेंगे आप बार बार। तो इस तरीके से पॉपुलरिटी, जहाँ से जब्बार भाई का एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हुआ, ये ड्यूरेशन 30-35 दिन का था। उनको नागपुर शिफ्ट किया गया था, और फिर जब वो सुपुर्दे खाक बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका अंतिम संस्कार जब करते हैं, तो वहाँ तक हमने उसको चलाया। ये जो मंदिर मस्जिद के किस्से हुए, अयोध्या का किस्सा हुआ, जन्मदिन में थे तब राजीव गांधी की डेथ हुई, तो ऐसे मौकों पे आपको जागना पड़ता है। बहुत संवेदनशील एक व्यवसाय है, उस संवेदनशीलता के साथ में ये व्यवसाय ऐसा है कि इसके साथ में आपके पास में पैसा चाहिए, ये तो है ही है, बिना पैसे में तो होगा ही नहीं। इसमें आपकी खुद की पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको लोग जानते हो कि ये आदमी कौन है, आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। अगर आप में क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग बोलेंगे अखबार नहीं चला सकता। कितने अखबार खुलते हैं और कितने बंद हो जाते हैं। आपकी पॉपुलैरिटी का जो, मैं नगर सेवक था 92 में, पहली बैच में, तो लोगों को पता था कि ये आदमी करेगा। तो मेरे जितने रीडर थे, वो जो मेरे जो वार्ड के लोग थे, वो भी मुझे सपोर्ट करते थे, पूरे शहर के लोग मुझे सपोर्ट करते थे। इन लोगों के हर सुख दुख में मैं सामने होता था। कभी ऑक्ट्राय है, कभी सेल टैक्स है, कभी कुछ और है, कभी दुकानदारों के मसले। एक टारगेट लेके चलता था कि इनको मदद करनी है, कोई भी माइनॉरिटी का आदमी आ जाए उसको मदद करो। मैंने एक टारगेट बना के रखा होता है कि मैं व्यापारियों को समर्पित एक अखबार चला रहा हूँ। तो मैं उस इशू को लेकर लड़ता था। जब मैं लड़ता था तो लोग मेरे साथ जुड़ते थे, और इस तरीके से मेरा अखबार छा गया। बाला साहब ठाकरे बहुत पॉपुलर थे, उनके पास पार्टी है, उनके पास पैसा है, उनके पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन सामना नागपुर में नहीं चला। शरद पवार बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन सकाल बहुत कम चलता है नागपुर में। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखें तो रामनाथ जी गोयल का, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पत्रकार माने जाते थे, नागपुर अखबार नहीं चला। टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी कम चलता है। तो ये जितने भी जनवाद जो है, इसका विलास भाव गुप्ते मुबारक साहब का जो अखबार है, राजीव गांधी ने उसका उद्घाटन किया था, अखबार बंद हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली वाला, वो उन्होंने अखबार शुरू किया, वो बंद हो गया। अगर ये अखबार इतने बंद हो रहे हैं तो फिर प्रतिदिन कैसा चल रहा है? और वो भी नागपुर, अमरावती जैसे छोटे स्टेशन पे 4 पेज से लेकर 16 और 20 तक हम कैसे पहुंच रहे हैं? एक तो आपको लोगों की नब्ज पता होनी चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। अमरावती का सबसे बड़ा वैक्यूम ये है, माइनॉरिटीज़ को कोई भी अखबार कवरेज देता ही नहीं। नागपुर वाले अखबार आपकी न्यूज़ को इतने में 2 कॉलम, 1.5 कॉलम, 1 कॉलम में सिमटा देते हैं। हम उसको व्यापक कवरेज देते हैं। हम ऐसे व्यक्ति को चुनते कि उसको कोई कवरेज ही नहीं देता है। ये मोक्षधाम में जितने लोगों की डेथ होती है, तो उनके नाम और अगर कोई फोटो ला के दे दे तो वो मेम छापते हैं। मोक्षधाम का एक बंदा हमने अपॉइंट किया हुआ है, और वहाँ से खबरें हमारे पास आती कि आज कितनी डेथ हुई, काय से हुई, क्योंकि फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ से हम लाते और वो छापते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम छपता है जिसको कोई जानता भी नहीं। तो उसके घर के लोगों को लगता है कि शायद मतलब ये कॉग्निजेंस ले रहा है मेरा अखबार वाला। हम उसका कॉग्निजेंस लिया करते हैं। कॉग्निजेंस हम लेंगे तो वो हमारा कॉग्निजेंस लेंगे। इस तरीके से हम, किसी का जन्मदिन है, कोई समाज है, इनका मेमन समाज है, या समझो मुस्लिम समाज के बाकी के लोग हैं, बोहरा समाज है, जैन समाज है, माहेश्वरी है, गुजराती हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, इनका कोई भी त्यौहार हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा लीडर क्लास है वो, मुझे उसके साथ में चलना है किसी भी कीमत में। हम लोगों का एक टारगेट ये भी है कि नेगेटिविटी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव जर्नलिज्म करना ही नहीं है। भैया अगर ये गुंडा है, ये बदमाश है, ये क्रिमिनल है, तो है ना, उसके लिए पुलिस है ना, उसको मैं सजा देने वाला कौन? तो मैं उसको चलाता हूँ, वो क्राइम की खबरें छपती है,
लेकिन उसके पीछे पड़ जाओ और उसके खिलाफ चलते रहो, ऐसा ये हम टारगेट लेते नहीं। जहाँ जिसको सपोर्ट हो जाए वो सपोर्ट करो और सपोर्ट के आधार पे ही चलाओ। आज स्कूल खुले तो पॉजिटिव न्यूज़ है, सब बच्चों के फोटो छापो, हर स्कूल से हमने लिए, गुजराती भी लिए, मुस्लिम भी लिए, पूरा क्लास दिया हमने। तो ये एक हमने धोरण बनाया हुआ, पॉलिसी बनाई हुई है, नीति बनाई हुई है, उस नीति के आधार पर हम सक्सेस हुए हैं। एक तो ये है, दूसरी अपनी मेहनत है, लगन है और नेगेटिविटी नहीं है हमारे पास में। तो ये हमारी सफलता के कारण है। जी सर। सर, पत्रकारिता क्षेत्र में, अखबार क्षेत्र में कौन से नैतिक मूल्य का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके हिसाब से? नैतिक मूल्य मैंने आपको बताया कि पूरे समाज में हर क्षेत्र में करप्शन बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा हुआ है। जर्नलिज्म भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन प्रतिदिन की खासियत यह है कि किसी भी व्यक्ति से पूछिए, किसी को डॉक्टर हो, वकील हो, पुलिस वाला हो या कोई हो या जज हो या अधिकारी हो, वो नहीं बोलेगा कि ये हम लोगों को ब्लैकमेल किया करते हैं, कभी नहीं करते। मैं अगर नाम भी लूँ तो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान मराठी परिवार का प्योर जर्नलिज्म, बाकी फालतू बातें नहीं करते वो लोग। तो आप अगर अच्छी क्रेडिट बनाएंगे अपनी तो फिर आपकी बनेगी। नैतिक मूल्य आप इस तरीके से रखिए, एक बच्ची थी 16 साल की, तो उसको एक पत्र आया था, जैन समाज की बच्ची थी, उसको एक पत्र आया था, किसी बुजुर्ग ने लिखा हुआ कि मेरी उम्र 71 साल की है, ये है वो है, उसको कुछ तो भी इस तरीके की बकवास बातें लिखी उसने। तो वो लड़की घबरा गई, 16 साल की उम्र, उसको क्या पता क्या दुनिया है, तो उसको डर गई। वो खबर जब मेरे पास आई तो मैंने कहा इसको मत छापो, इससे अपने क्या हासिल होगा, ये बच्ची को दुखी करके क्या फायदा है। पत्र उसने लिखा है, इसने नहीं लिखा है। ये लड़की तो इनोसेंट है, इसको क्या पता। कुछ दिनों के बाद में वो सब अखबारों में रोज उसको छापते थे, मैं नहीं छापता था उसको, मैंने एक सेंटेंस भी नहीं पब्लिश किया। मैंने बोला मत छापो, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को। अगर इनकेस अगर बच्ची में भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे नहीं एक्सपोज करना चाहिए, और उसमें नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बाद में ये हुआ कि उस लड़की ने आत्महत्या कर दी, वो भी अखबारों में छपने लगी। किस्सा ये हुआ था कि उस लड़की को पत्र उस व्यक्ति ने नहीं लिखा था, उसकी किसी सहेली ने लिखा था कि मैं ये हूँ और मेरा तेरे साथ में ये हो वगैरह वगैरह इस तरीके। वो घबरा गई, ना घर पे मुंह दिखा सकती ना कहीं पे। अच्छा, वो बुजुर्ग को पता नहीं कि मैंने लेटर कुछ उसने लिखा ही नहीं था, लेटर उसकी सहेली ने मिसयूज किया था। तो ये सारी चीजें मिलके वो बच्ची ने आत्महत्या कर ली। इससे किसको क्या मिला? अखबार प्रबोधन का माध्यम है, अखबार गंदी चीजों का माध्यम नहीं बनना चाहिए। तो हमने जब ये सब किया तो वो एक आपको नैतिकता रखनी पड़ेगी, जर्नलिज्म में नैतिकता रखनी पड़ेगी। एक नेता ने प्रतिदिन अखबार पे हमला करवाया था, न्यूज कुछ भी नहीं थी, पर अब वो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये सब मारामारी और ये वो गंदगी है समाज में। 3 दिन तो मुझे भी बड़ा गुस्सा था, मैंने भी अखबार में उसके खिलाफ छापा, लेकिन चौथे दिन मुझे लगता कि मैं ये मेरी और उस व्यक्ति की लड़ाई है, ये पब्लिक की लड़ाई तो है नहीं, तो मैंने बंद कर दिया। मैंने नहीं, इससे अलग ढंग से निपटेंगे, मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पुलिस में जाएंगे, अखबार में क्यों छापें? लोगों का क्या इंटरेस्ट है इसमें, लोगों को क्या मिलेगा इससे, मैं क्या दे रहा हूँ लोगों को? तो हमने वो सब छोड़ दिया। हम लोग लगभग ये पैटर्न पे चला करते हैं कि किसी का नुकसान मत करो, अपने हाथ से तो नहीं करना चाहिए। तो वो एक वजह है। नैतिकता वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो नैतिकता आज के ज़माने में 0% पे चली गई है। कुछ इक्का दुक्का लोग बचे हैं कि जो आप अगर जर्नलिज्म की बात करो, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सोशल मीडिया, सब कचरा, सब गंदगी, सब निगेटिवनेस, कुछ ना कुछ रफ टफ लिखना और पॉपुलरिटी प्राप्त करने की कोशिश करना। मुझे लगता है कि ये पैसा कमाना, ये वो, पैसा अपने पास आपके पास आएगा अगर आप अच्छे हो तो। पैसा अगर आप नेगेटिव करोगे तो फिर पैसा नहीं आएगा आपके पास, पैसा आपसे दूर भागेगा। तो प्रतिदिन की सफलता के पीछे ये चीज़ें नहीं हैं। और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी इंस्टेंट खबरें काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हैं। इस बीच प्रिंट मीडिया, अखबार की क्या भूमिका बची है? किस तरीके की भूमिका आज के डेट में प्रिंट मीडिया निभा सकता है समाज प्रबोधन
का जो ये है औचित्य वो आज भी है, क्योंकि जब ये टीवी वाले बजाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि सलमान खान ने हिरण को मार दिया, आसाराम बापू ने फलाना किया, राम रहीम ने ये किया, तो वो एक सब्जेक्ट को लेके 2-2 महीने चिल्लाते रहते हैं, कोई लेना देना नहीं होता, कोई उसमें न्यूज़ वैल्यू क्या है? एक हिरण को एक व्यक्ति ने मार दिया या एक बड़े आदमी ने, आप सलमान खान को टारगेट बना रहे हो, आप आसाराम को टारगेट बना रहे हो, आप टारगेट बनाइए किसी अच्छी चीज़ को, अच्छे आप एक ही खबर बैठ के वो 2 महीने तक के। प्रिंट मीडिया ऐसा नहीं है ना, प्रिंट मीडिया तो आज की खबर आज है, कल नहीं है, फिर वो ये रोज देते हैं कि आज वो कहाँ गया, आज वो कहाँ गया, आज सलमान यहाँ गया, आज तारीख पे गया, कोर्ट में गया, आज वकील उसका ये हुआ। कितने दिन चलाओगे? 2-2, 3-3 साल वो खबर चलाते हो, तो आपकी विश्वसनीयता रहती कहाँ है? दूसरा, हमारे पास में रोज की एक अमूमन एक अखबार एक पेज में कम से कम 20 खबरें रहती हैं, तो 16 में 320 खबरें, 400 के करीब खबरें हम छापते हैं। उसकी बाकायदा एडिटिंग होती है, हमारे पास सोचने का समय रहता है, हम सोच के उसमें कटौतियाँ करके ये काटो, ये मत काटो, ये लिखो, ये मत लिखो। इन लोगों को तो जो मिलता है वो छाप देते हैं। इन लोगों को किसी समाज के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। इनको टीआरपी आज की बढ़ानी है, मुझे स्थायी तौर पे टीआरपी मेरी चाहिए, मेरा सर्कुलेशन जो है मेरी टीआरपी है। मेरा सर्कुलेशन अगर कंटिन्यू कायम रहा तो फिर मेरा अस्तित्व है। जिन अखबारों ने इन चीज़ों का पालन नहीं किया वो अखबार भी बंद हो गए हैं, लगभग बंद हो गए हैं। तो ये स्थिति है, मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया का औचित्य खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात है कि कुछ हद तक के नई जनरेशन आजकल अखबार नहीं पढ़ रही है, आजकल वो सीधे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। सोशल मीडिया भी उसकी विश्वसनीयता क्या है? अभी आप कौन सी खबर छाप रहे हो, फिर बाद में थोड़ी देर में खंडन छाप रहे हो, तो ये सब सही चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है कि अखबार जो है वो अखबार की विश्वसनीयता आज भी है, कल भी रहेगी। जी सर। और सर, आपके जैसे नैतिक मूल्य, संवेदनशीलता और समाज के प्रति प्रबोधनशीलता की जो मूल्य है, अगर इन मूल्यों के साथ अगर प्रतिदिन अखबार अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर आता है तो इस पे आपके क्या राय है सर? आना चाहिए, आना पड़ेगा, उसकी रास्ता भी नहीं है। ये अगर मैं बोलूँ कि क्या था कि किसी ज़माने में कलम थी, फिर बाद में वो दवा वाली आई, फिर आपकी बॉल पेन आ गई, फिर वो सब आउटडेटेड हो रहे हैं। आपकी पट्टी थी जिस पर आप लिखा करते थे पार्टी, फिर आपके बुक्स आ गए, फिर वो सब खत्म हो गया, फिर आपका कंप्यूटर आ गया, अब ये मोबाइल आ गया। इससे आगे क्या आएगा पता नहीं है, क्योंकि ज़माना रफ्तार से बदल रहा है। तो रफ्तार से बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। उसकी कीमत वैसे 1 लाख रुपये तक की है, लेकिन अभी उन्होंने 14-15 हज़ार में देना शुरू किया है। उसका हर पन्ना जो है 360 पेज है, उसमें भगवद गीता मुझे उसमें दिखाया। उनके पास में एक ये है स्टिक, आप यहाँ टच कीजिए तो आपको दोहे मिलेंगे, यहाँ टच कीजिए तो संस्कृत के श्लोक मिलेंगे, यहाँ टच कीजिए तो भगवद गीता मिलेगी, यहाँ करेंगे तो संस्कृत में मिलेगी, यहाँ करेंगे तो मराठी में मिलेगी। 16 लैंग्वेजेस में उन्होंने दिया है। तो अब तो कागज़ बोलने लगा है, मैंने कल खुद देखा, कागज़ बोलने लगा है। आज इसको टच करो तो करता है, तो कल पहले ये भी ऐसे ही था, अब इसको उंगली से ये करो तो ये चलने लगता है। कल चल के आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बाहर आ जाएगा, चिप में आप डाल सकते हो। तो ये परिवर्तन हो रहे हैं, इस परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अभी पूरा मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, जैसे सभी लोग अभी इस पे यूट्यूब पे जाते हैं। यूट्यूब की लाइफ कितनी है किसको पता है? पहले क्या था कि सिनेमा हुआ करते थे, फिर ये हुआ कि वीडियो आ गए, वो जो वीडियो पार्लर चलते थे, फिर वीडियो बंद हो गए तो फिर आपके टीवी चालू हो गए, टीवी शुरू हो गई तो अब इसके अंदर आप पिक्चर देख सकते हो। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है विज्ञान की, तो हमको इसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन कॉशियसली। मैं अगर आज यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू कर दूं, मैंने बुक किया हुआ है, इसमें मेरा प्रतिदिन लाइव उस नाम से है, लेकिन डालता नहीं उसमें भी फिलहाल। कुछ कभी कभार कोई बड़ी घटना हो तो देता हूँ,
लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी सर। सर आप हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। आप व्यक्तिगत तौर पे किससे प्रभावित हैं? आपके इंस्पिरेशन कौन है? आपको कौन मोटिवेट करता है? इतिहास का कोई कैरेक्टर या वर्तमान परिस्थिति से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको प्रभावित करता है? मैं आमतौर पे ये आज के ज़माने में चल रहा है महात्मा गांधी, ये वो क्या थे, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मैं प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, जी प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, जी अहिंसा और लोगों को ये मत करो, डिस्टर्ब मत करो, जिए और जीने दो, वो थीम में मेरा विश्वास है। जी और कोशिश करके मेरे में भी स्वभाव दोष होंगे, पर वो कभी कभार गलती से होता होगा। जी इंटेंशनली आप लोगों का फ़ायदा करने की सोचो। जी आप 24 घंटे अगर दिमाग में ये भर के चलो मुझे किसी का नुकसान नहीं करना है, जी तो मैं महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। जी उन्होंने बोला था ना कि वैष्णव जन तो तेने कि ये पीर पर आई जो जाने, तो जो जिसको दूसरों का दुख दर्द समझता है ना, तो वो आदमी सक्सेस होता है। मैं अगर हर एक के साथ एक जैसा ही बर्ताव करने लगूँ और मारकाट वाली ज़िंदगी, वो अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान अभी इस समय अपने देश में जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट यही चल रहा है, जी विश्व में चल रहा है, विश्व में ऐसे ही चल रहा है। सर मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सर अंत में बस इतना ही पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि मीडिया हो गया, पत्रकारिता क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में अगर आपने क्या संचार मंत्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर या फिर इस क्षेत्र के अगर प्रमुख बन जाते हैं मान लो, तो आप कौन कौन से सुधार करना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति में, जिससे सही तरीके से हम इस क्षेत्र की उपयोगिता समाज तक और लोकतंत्र के लिए पहुंचा सकें? किन सुधारों की आपको लगता है आज आवश्यकता है? किस तरह के कायदों की, किस अप्रोच की, किस नैरेटिव्स की, क्या लगता है क्या सुधार होने चाहिए आपके हिसाब से? आप इस क्षेत्र में काफ़ी दिग्गज है, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो व्यवस्था समाज में होती है ना, जी उसमें सब कुछ इनबिल्ट है। जी क्या सुधार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर सोचता रहता है, करता रहता है। जी ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति बुरा ही सोचते हैं। जैसे मेरी सोच है ऐसे कईयों की सोच होगी। ये तो परिवर्तन जो है वो अपने आप के दिमाग से हो गया। जी कानून बनाने से, नियम बनाने से मर्डर बंद नहीं हुए, या चोरियाँ बंद नहीं हुई, या डकैतियाँ बंद नहीं हुई, वो तो कानून तो बनेंगे। सरकार कितने भी कानून बना ले, तोड़ने वाले बैठे ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज मंथन चिंतन वो संस्थाएं खुद किया करती हैं। जैसे जर्नलिज्म है, हम लोग इस समय विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं और कोरोना के बाद में और ज़्यादा तकलीफ का काम हो गया है मीडिया के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि यानी सरकार कुछ करेगी तो समाज सुधरेगा। सरकार ने जो करना है वो करती है, और जो हमको करना है वो हम लोग करेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा। ये थीम है। अगर मैं अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता हूँ तो मुझे दायरे में चलना पड़ेगा। मैं दायरे से थोड़ा भी इधर उधर हटा तो लोग पसंद नहीं करते। रही बात अगर मैं कुछ बन गया तो पता नहीं कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है और ऐसा विचार भी नहीं है। ना अपने हाथ में वो चीज़ है, क्योंकि उसके लिए राजनीति में जाना पड़ेगा ना। राजनीति में जाना नहीं है अपने को। ये जो आपने इसमें एक प्रश्न लिखा है, राजनीति से संबंधित एक प्रश्न है। उसमें बात ऐसी आती है कि मेरी विचारधारा ये है, आपकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। तो वो है तटस्थ रहने वाला जो है, आप अपनी सदसद विवेक बुद्धि से काम करिए। अगर मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूँ और अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी की सरकार कौन से अच्छे काम कर रही है वो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, कौन से खराब कर रही है वो अखबार का काम ही है, वो हम करते हैं। चौथा स्तंभ है, बराबर है। चौथा स्तंभ चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं। जैसे अगर सरकार नहीं सुनती तो लोग कोर्ट में जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं। सरकार का मतलब नेता लोग।
फिर अधिकारी के पास जाते हैं, कार्यपालिका, वो नहीं सुनते तो फिर कोर्ट के पास जाते हैं, अगर कोई नहीं सुनता तो फिर मीडिया के पास आते हैं, भाई ये भी नहीं सुन रहा, ये भी नहीं सुन रहा, तो फिर चौथा स्तंभ ये है। तो हम लोगों को तटस्थ रहना चाहिए। विचारधारा चाहे मेरी अगर बीजेपी की होगी या कांग्रेस की होगी, लेकिन वो विचारधारा अखबार पे हावी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद कुछ हद तक के मेरी पॉलिसियाँ ऐसी बनेगी कि आप राम मंदिर को सपोर्ट करो या नहीं करो, ऐसी ये धारणा बनेगी। अगर आप सोचिए कि कोई मुसलमान अखबार निकाल रहा है तो वो कैसे सोचेगा कि राम मंदिर का सपोर्ट करो, तो बोलेगा बाबरी मस्जिद का करो। वो हम लोग अपने अपने दायरे खुद निर्धारित कर लेते हैं। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि सरकारी कायदों से सब होता है। ये लार्जर इंटरेस्ट में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये अपनी आपकी अगर सोच है तो फिर आप सही रास्ते पे हैं। सर, एक उद्योग जगत से जुड़ा हुआ सवाल था। भारत में नए स्टार्टअप्स ओपन करना, बिजनेस ओपन करना एक काफ़ी नहीं क्या एक डेयरिंग की रिस्क की बात होती है, काफ़ी इसमें चैलेंजेस वगैरह होते हैं। और आज के वर्तमान परिस्थिति में नए नए उद्योग खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लोगों को सफलता असफलता दोनों भी मिल रही है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव, बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव, अगर इंसान को घोर असफलता आती है, नैराश्य आता है, फेलियर आता है, तो आपके हिसाब से ऐसे परिस्थिति को उसने किस तरीके से देखना चाहिए, किस तरीके से उससे बाहर निकलना चाहिए? आपका क्या संदेश है इस बारे में? बिजनेस या उद्योग जगत जो है वो हमेशा स्ट्रगल में रहते ही है। कोई दिक्कत नहीं हो तो 24 घंटे आपको चिंता में ही रहना पड़ता है। जैसे किसानों का है कि बारिश हुई नहीं हुई, एक कम हो गई, एक ज़्यादा हो गई। वैसे व्यापार जगत का भी है कि अगर बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हुई तो फिर मेरा बिजनेस कैसा होगा। 24 घंटे आपके साथ में लगा है। कोरोना हुआ था तो तब सब कुछ फेल हो गया, टोटल फेल हो गया। अखबार तो ऐसे फेल हो गए कि आप पूछिए मत कि यहाँ कर्फ्यू लगाए तो यहाँ अखबार नहीं बटेगा, यहाँ कर्फ्यू लगाया तो यहाँ नहीं बटेगा। शहर में कितने कंटेनमेंट जोन बन गए थे जिसके अंदर अखबार ही नहीं बट रहा था। पोजीशन ये हो गई थी कि अखबार नहीं बट रहा तो विज्ञापन नहीं आ रहे, खर्चे तो आपके लागू हैं, पगार तो देना पड़ता है। पेपर जा नहीं रहे थे, बसेस बंद थी, 6 महीने 8 महीने साल भर बसेस बंद थी तो अखबार कहीं बाहर जा नहीं रहे थे। होटल बंद थे, ट्रेनें बंद थी, बसेस बंद थी तो होटल में लोग नहीं आ रहे थे। कपड़े की दुकानें ठप पड़ गई थी, सभी का कारोबार रुक गया था 2 साल तक के। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं कि बिजनेस नहीं हुआ और मैं तो डूब गया और मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो आत्महत्या वाला जो किसानों का मामला है वो व्यापारी अक्सर नहीं करता। व्यापारी में हिम्मत होती है, वो भिड़ जाता है उसको और उससे फिर बाहर आता है। आपके ऊपर बैंक के कर्जे हैं, आपका ब्याज चालू है, आपके घर के खर्चे चालू हैं, आपका लाइट का बिल मिनिमम चालू है, हर चीज़ तो चालू है। आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे, किस तरीके से बाहर आओगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो उद्योग जगत के सामने इस समय देश में विदेश में चारों तरफ जो है मॉल कल्चर, बड़े व्यापार, बड़े बिजनेस, जैसे आप गिनिए कि रिलायंस वाला सब्जियां भी बेचता है, रिलायंस वाला रेडियो टीवी भी बेचता है, सभी कुछ बेचते हैं ये लोग। उसके कारण छोटे धंधे भी ठप पड़ रहे हैं तब भी, लेकिन ये अपने सर्वाइवल के लिए नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हैं और वो करनी पड़ेगी आपको, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। वो चाहे अखबार रहे चाहे कोई भी रहे, कंपटीशन सभी में है। लेकिन अभी ये सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़े उद्योगों को सपोर्ट करने की नीतियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े उद्योग तो आएंगे ही, इसको आप रोक भी नहीं सकते, नई नीतियों को आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन ये छोटे कैसे टिके? ये 100 दुकानदारों को मार के एक मॉल खड़ा कर दिया तो ये 100 के परिवार का क्या होगा, ये सवाल है। तो इसको सरकार को भी सोचना पड़ेगा। व्यापारी तो सोचते हैं, उद्योजक तो सोचते हैं, गवर्नमेंट को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। हम जैसे अगर 10 अखबार बंद करके एक अगर बड़े अखबार को सपोर्ट कर दिया उन्होंने, तो उसका क्या औचित्य है? बड़ा अखबार जिंदा रहे, ऐसा नहीं रहे, लेकिन छोटे नहीं मरे, ये भी तो सरकार का काम है। पुरानी सरकार की नीतियाँ होती कि छोटे अखबारों को सर्वाइव होने दो, सरकार सपोर्ट करती थी। अब उल्टा हो गया, अब सरकार बड़े अखबारों को सपोर्ट करती है, छोटों को नहीं करती है। ये नीति बदलनी चाहिए।
व्यापार जो है वो मेरे हिसाब से अभी जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड है। बच्चों को नौकरियां कैसी मिलनी चाहिए और बच्चे भी चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले। ये सोचते कि शाम को घर पे आ जाएंगे जल्दी, दुकानदार नहीं आ सकता। तो ये नीति बदलनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं नौकरी में होता तो मेरा दिमाग एक फिक्स हो जाता कि मुझे नौकरी करनी है, सवेरे 11 बजे जाना है, शाम को 6 बजे वापस आना है। मैं अपने व्यवसाय में हूँ तो फिर सुबह से लेकर रात के 12, 1, 2, 3 बजे तक मैं काम करता हूँ, सालों साल करता हूँ। इसलिए मेरी प्रॉस्पेरिटी हुई है। मैं यहाँ तक अगर पहुँचा हूँ तो इस वजह से पहुँचा हूँ। सर, आप अमरावती के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक हर तरह के अंग को जानते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। आप अमरावती के अब तक के विकास को किस तरह देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अमरावती शहर में और क्या चीज़ें होनी चाहिए विकास के मद्देनजर? आपने शुरू से ही शहर को देखा है, जाना है, परखा है, किस तरह अमरावती का विकास रहा है और कौन सी चीज़ों की अभी आवश्यकता है और कैसे हो सकता है वो? अमरावती शहर का सौभाग्य है कि हमारे पास में बीटी देशमुख, सुदान काका, RS गवई, प्रतिभाताई पाटिल या इस तरीके के बड़े बड़े जो नेता हुए, ये लोग थे हमारे साथ में। मैं विटनेस हूँ इस चीज़ का कि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं होता था। मैं कारपोरेटर था तो हम लोग टैंकर से पानी लोगों को भर के अपने हाथ से देते थे कि एक बकेट तुम ले जाओ, एक बकेट तुम ले जाओ। 92 उसके पहले एकदम विकट परिस्थितियाँ, लेकिन बीटी काका थे तो बीटी काका ने लड़ झगड़ के अपर वर्धा का पानी यहाँ तक लाया और आज हम लोग रिलैक्स महसूस करते हैं कि हम अमरावती में पानी की कमी नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह गए, ये बड़े लोग होने के बावजूद। एयरपोर्ट नहीं बन सका, ये MIDC बनी तो 5 स्टार तो शुरू नहीं हुई, शुरू हुई तो उसमें क्या शुरू करें क्या नहीं करें, अब तक के वो पूरा हो नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, आप कितने दिन खेती की वजह से चलेंगे? खेती होना जरूरी है, उसके बिगड़ नहीं होगा, लेकिन किसान के बेटे को रोजगार होना यहाँ मिले तो वो भी काम करेगा और वो भी काम करेगा तो उनका घर स्मूथली चलेगा। शरद पवार साहब के साथ बैठक होती है तो कहा तुमच्या इथं अमरावतीला विदर्भात हे कशाला करतात आत्महत्या शेतकरी? शरद पवार का क्वेश्चन है। रिप्लाय भी यही देते हैं कि जोडधंदे करायला पाहिजे, तुम्ही जोडधंदे करत नाही, तुम्ही फक्त शेतीवर अवलंबून तुम्ही ते सुद्धा करायला पाहिजे। RR पाटलांची आई जी है ती दुग्ध व्यवसाय करते हैं, उनके पास में उन्होंने अपनी 2 भैंसें ली, फिर 4 ली, फिर 20 ली, फिर अब उनको दूध वगैरह से तो जोड़ धंधा है। उप मुख्यमंत्री की माँ दूध का धंधा करती है, तो जोड़ धंधे इनको देने पड़ेंगे आपको, किसानों को, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाना पड़ेगा। और एयरपोर्ट बनेगा तो इंडस्ट्रीज पनपेंगी, एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है। वैगन कारखाना एक आता है तो वो उधर खींचता है, वो उधर खींचता है। तो अभी के जो नेता हैं, अभी के नेता वो परिपक्वता नहीं है उनमें जो पुराने नेताओं में जो थी। तो बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में लगभग हर ज़िले की यही स्थिति होगी। थोड़ा बहुत अमरावती, नागपुर ऐसा दिखता है कि भाई ये हो रहा है। तो जहाँ नेतृत्व प्रगल्भ और जिद्दी, मैंने जिद पहले ही कहा, नितिन गडकरी नागपुर का नक्शा बदल सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से तो आपने राष्ट्रपति भी दिया है, तो आप होने क्यों नहीं देते ये सब चीज़ों को? एक केंद्रीय मंत्री अगर वहाँ पे पूरे शहर में इसका मेट्रो का जाल बिछा देता है, एयरपोर्ट बड़ा कर देता है, मेहान चालू हो जाता है, समुद्री महामार्ग चालू हो जाता है, विकास के पैमाने ये है। विकास के पैमाने ये नहीं कि आपने नाली बना दी और रोड बना दिया, इतने से नहीं होता। एक नागपुर गेट वाला जो पुल है वो अधूरा पड़ा हुआ है, कोई लड़ते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते हो? इसलिए कि उधर मुसलमान रहते हैं, आपको करना, वो शहर है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो शहर है, तो आप उसको डेवलप करिए। डेवलप क्यों नहीं करते? ये चीज़ें जब तक पब्लिक नहीं पूछेगी, इन मुद्दों पे जब तक वोट नहीं होगा, तब तक ये विकास संभव नहीं है।
काफ़ी आपने स्वाभाविक नैसर्गिक नेचुरल जवाब दिए, हमारे हर प्रश्न का समाधानकारी और लोगों के, विद्यार्थियों के, पेरेंट्स के और शहर के हित के लिए क्या होना चाहिए, एक सच्ची पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता में कौन से नैतिक मूल्य का होना आवश्यक है, किस तरीके से देश का, राष्ट्र का, समाज का, हमारे ज़िले का विकास हो सकता है, हर मुद्दे के ऊपर यहाँ पे आज के हमारे जो गेस्ट नानक आहूजा जी ने हमें यहाँ पे रूबरू करवाया, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन दिया। सर, निश्चित तौर पे आपने जो सुझाव दिए हैं देश के, राष्ट्र के, समाज के और मीडिया के विकास के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि समाज का, राष्ट्र का इससे निश्चित तौर पे प्रबंधन होगा और एक सफल, एक सुजलाम सुफलाम राष्ट्र का हम निर्माण करेंगे। सर, फिर से आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके दिशा दर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।